फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 19 जुलाई 2024 को रिलीज आयरिश हॉरर मूवी ओटीटी, जिसे डायरेक्ट किया है डेमियन मैकार्थी ने और इसकी करंट IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10। मूवी की शुरुआत में हम धानी नाम के एक औरत को देखते हैं जो कि अपने घर की मरम्मत कर रही होती है। एक्चुअली धानी और उसका हस्बैंड जो कि एक मनोचिकित्सक डॉक्टर है और पास के ही एक हॉस्पिटल में जॉब करता है, तो उन दोनों ने शहर से दूर रूरल एरिया में एक बड़ा सा घर खरीदा। घर काफी शानदार होता है लेकिन उसके आसपास कोई भी घर नहीं होते। तभी धानी अपने हस्बैंड टेड को कॉल करती है और उससे बोलती है कि आज रात वो अपने नए वाले घर पर ही रुकेगी क्योंकि यहाँ काफी साफ सफाई का काम है। और साथ ही वो अपने सिस्टर डार्सी के बारे में बात करती है। वो बोलती है कि क्या कल हम उसे डिनर पर इनवाइट कर सकते हैं। एक्चुअली टेड अक्सर नाइट शिफ्ट किया करता है और रात में धानी घर पर अकेली होती है। टेड से बात करने के बाद धानी अपनी सिस्टर डार्सी को कॉल करती है लेकिन वो फोन नहीं पिक करती और उसका कॉल आंसरिंग मशीन पे जाता है। तो धानी उसे एक वॉइस मैसेज ड्रॉप करती है और उससे बोलती है कि हम दोनों कनेक्टेड हैं। अब धानी किसी काम से अपने घर से बाहर अपने कार के पास जाती है तो हम देखते हैं धानी ने अपने मेन गेट के पास एक कैमरा सेटअप कर रखा था जो ऑटोमेटिक ही फोटो क्लिक कर रहा था। जब वो अपने कार से सामान निकाल रही होती है तभी उसे कुछ आहट महसूस होती है। वो पीछे मुड़कर देखती है सब तरफ लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अब धानी जैसे ही अपने घर के अंदर का गेट बंद करती है तभी उसका दरवाजा कोई नॉक करता है। धानी दरवाजा तो नहीं खोलती लेकिन दरवाजे का शटर खोलकर वो देखती है तो बाहर एक अजीब सा आदमी खड़ा होता है जिसकी एक आंख आर्टिफिशियल होती है और जो देखने में काफी डरावना भी होता है। तो धानी को बताता है कि जब तुम बाहर सामान लेने गई थी तभी तुम्हारे घर के अंदर कोई घुस आया है। तो धानी उससे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। धानी बोलती है कि मेरे पति अभी थोड़ी देर में घर आ जाएंगे। तो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे पति को, वो हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है। ये बात सुनकर धानी सरप्राइज हो जाती है कि उसे कैसे पता कि उसका पति डॉक्टर है जबकि उनको यहाँ आए अभी 2 दिन ही हुए थे। वो धानी से बोलता है कि मुझे घर के अंदर आने दो और तुम खतरे में हो। तो धानी उसको बोलती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। तो बोलता है बिल्कुल करो पुलिस को कॉल, मैं चाहता हूँ कि पुलिस आए ताकि तुम सेफ रहो। अब धानी कंफ्यूज हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि एक अजनबी की बातों पर विश्वास करे या ना करे। वो दरवाजे की तरफ आगे बढ़ती है और यही सीन शिफ्ट हो जाता है और हम उस मेंटल हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ पर टेड डॉक्टर होता है। वहाँ का एक पेशेंट अपने कमरे में बैठकर ड्राइंग बना रहा होता है और तभी उसे बगल के कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो उस कमरे में जाकर देखता है तो डर जाता है। वो वापस अपने कमरे में आकर बेड के नीचे छुप जाता है और थोड़ी देर में हम देखते हैं उसके कमरे का भी दरवाजा खुलता है लेकिन हमें ये नहीं दिखाया जाता है कि उसके अंदर कौन आया। अब वो पेशेंट थोड़ी देर वेट करने के बाद अपने बेड से बाहर आकर उस कमरे में जाता है तो देखता है उस कमरे में रहने वाले पेशेंट का किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मर्डर कर दिया था। उसका पूरा चेहरा कुचल दिया गया था। तभी उसे वहाँ एक आर्टिफिशियल आंख मिलती है जो उसी पेशेंट की थी जिसका आज मर्डर हुआ। और यहाँ हमें उस पेशेंट का नाम पता चलता है, उसका नाम था ओनिल और ये ओनिल ही वो आदमी था जो उस रात धानी के घर गया था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम डार्सी को देखते हैं जो कि धानी की जुड़वा बहन थी लेकिन डार्सी अंधी होती है जो कि अपनी पुश्तैनी ओडीटी शॉप चलाती थी। और हम देखते हैं तभी उससे मिलने टेड आता है लेकिन टेड चुपचाप उसके दुकान में आता है। तो डार्सी बोलती है अगर आपको कुछ सामान खरीदना है तो मुझे बताओ, अगर तुम्हारा चुराने का इरादा है तो तुम्हें मैं बता दूं ये सारे सामान श्रापित हैं, अगर इन्हें चुराओगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। तभी टेड बोलता है कि क्या तुम अभी भी इन अंधविश्वासों पर विश्वास रखती हो। तो डार्सी उसकी आवाज से पहचान जाती है कि वो उसके बहन का हस्बैंड टेड है। एक्चुअली डार्सी की दुकान में सारी एंटिक चीजें होती हैं। उसके हाथ में एक कॉल बेल होती है। जब टेड उससे पूछता है कि ये क्या है तो बताती है एक कॉल बेल हंटेड है। तो टेड को उसकी बातें मजाक लगती है। वो बताती है एक आदमी जो होटल में काम करता था और उस आदमी ने अपने लाइफ का ज्यादातर समय होटल में बिल हॉक के काम में बिताया लेकिन एक रात एक क्लाइंट को जब वो ऊपर छोड़ने गया तो क्लाइंट नशे में धुत था और उसने उसे धक्का दे दिया और सीढ़ियों से नीचे गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी आत्मा इस कॉल बेल में रहती है और ऐसा माना जाता है कि इस कॉल बेल को बजाने के बाद उसकी आत्मा आ जाती है। तो टेड बोलता है तो बजाकर टेस्ट करके दिखाओ। तो बोलती है ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि पहले भी 2 लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की और दोनों के दोनों मारे गए। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि डार्सी एक क्लैरोवेंट है और जिसके पास ये शक्तियाँ हैं कि वो किसी भी सामान को छूकर उस सामान के इस्तेमाल करने वाले के बारे में कुछ बातें बता सकती है। वो ये बोलती है कि अगर कोई सामान किसी के स्किन से टच किया हो तो मैं उस सामान को टच करके उस आदमी के बारे में बता सकती हूँ। अब टेड डार्सी को बताता है कि ओनिल की कुछ दिन पहले ही उसके हॉस्पिटल में ही मौत हो गई, किसी ने उसका मर्डर कर दिया। और यहाँ टेड और डार्सी की बातचीत से हमें पता चलता है अभी का समय जो हमें दिखाया जा रहा
रहा था वो 1 साल बाद का था। 1 साल पहले उस रात धानी जब घर पे अकेली थी तो उसका किसी ने मर्डर कर दिया था और पुलिस वालों को शक था कि वो मर्डर ओनिल ने किया था और जिसकी वजह से ओनिल को सजा भी मिलती है, लेकिन वो मानसिक रूप से बीमार था, इसलिए उसे जेल में डालने के बजाय वहीं हॉस्पिटल में रखा जाता है। आज टेड ओनिल की ओर आर्टिफिशियल आंख लाकर डार्सी को देता है क्योंकि डार्सी ने ही उससे मांगा था और वहीं टेड डार्सी को ये भी बताता है कि अब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस घर में रहता है और फिर बातचीत के दौरान टेड डार्सी को अपने घर पर डिनर के लिए भी इनवाइट करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डार्सी अपने घर पर होती है और एक टेबल पे बैठी होती है और टेबल पर ओनिल की वो आर्टिफिशियल आंख होती है। डार्सी जैसे ही उस आंख को टच करती है तो उसे कुछ विजन्स दिखते हैं, उसे अपनी सिस्टर और ओनिल और साथ ही एक मास्क पहने आदमी दिखता है जो वहीं पर खड़ा होता है, लेकिन डार्सी इससे ज्यादा कुछ नहीं देख पाती और अपनी बहन को याद करके वो रोने लगती है। अब हम देखते हैं डार्सी अपने घर से निकलती है और सीधा अपने शॉप में जाती है और उसकी शॉप में एक बड़ा सा लकड़ी का बॉक्स होता है जिसे पकड़कर डार्सी बैठ जाती है और अपने सर को उठाकर कुछ सोचने लगती है और सीन शिफ्ट होता है और हम टेड और उसकी गर्लफ्रेंड याना को देखते हैं जहाँ टेड अपने हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रहा था। वहीं उसकी गर्लफ्रेंड याना धानी का पुराना कैमरा लेकर उसके फोटो चेक कर रही होती है तो याना टेड को बोलती है कि तुम अपनी शिफ्ट चेंज क्यों नहीं करवा लेते, मुझे रात में यहाँ अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। कल मैंने रात में यहाँ धानी की आत्मा को देखा था। उसकी बातें सुनकर टेड बोलता है तुम्हें अब रेस्ट की जरूरत है और मैं इतने दिनों से यहाँ पर हूँ, मैंने तो कभी धानी की आत्मा को नहीं देखा। तो याना बोलती है जब तक तुम अपनी शिफ्ट को चेंज नहीं कर लेते तब तक मैं रात में अपने शहर वाले फ्लैट में रहूंगी। तो टेड बोलता है ठीक है, मैं हॉस्पिटल के लिए निकलता हूँ और तुम चाहो तो अपने फ्लैट में जाकर रह। और तभी टेड की नजर एक लकड़ी के बॉक्स पर पड़ती है। ये लकड़ी का बॉक्स वही होता है जो हमने डार्सी की शॉप में देखा था और याना बताती भी है कि डार्सी आई थी और ये लकड़ी का बॉक्स हमें गिफ्ट दिया है। जब टेड याना से पूछता है कि उसके अंदर क्या रखा है, वो बोलती है मैंने इसे नहीं खोला। तभी याना घर के बाहर देखती है कि डार्सी वहाँ होती है। एक बात सुनकर टेड थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि नॉर्मली तो डार्सी कभी ऐसे नहीं आती। जब डार्सी टेड से मिलती है तो उसको बताती है कि उसी ने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया था। तो टेड डार्सी को सॉरी बोलता है और उसे बताता है कि शायद वो भूल गया, लेकिन अभी उसके पास समय नहीं है, वो हॉस्पिटल जा रहा है और वहीं याना भी रात में यहाँ नहीं रुकेगी। हालांकि डार्सी को ये बातें अच्छी नहीं लगती, वो चाहती थी कि टेड और याना आज रात वहाँ रुके। तो डार्सी बोलती है ठीक है, अगर आप लोग नहीं रुकना चाहते तो कोई बात नहीं, क्या मैं एक रात इस घर में रुक सकती हूँ। तो टेड ना चाहते हुए भी हाँ बोलता है। तो डार्सी अब वो बॉक्स खोलती है, उसके अंदर से हम देखते हैं एक लकड़ी का पुतला निकलता है और डार्सी वही बताती है कि हमारे वहाँ प्रचलन है कि शादी की 5वीं सालगिरह पे हम लोग एक गिफ्ट देते हैं, यानी कि आज टेड और धानी के शादी की 5वीं सालगिरह थी और वहीं हम याना को देखते हैं जिसे यहाँ डार्सी का आना और रहना दोनों पसंद नहीं था। वो टेड से नाराज भी होती है कि तुम उसको यहाँ रहने के लिए कैसे बोल सकते हो, लेकिन टेड बोलता है एक रात की बात है, कल वो चली जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब टेड अपने हॉस्पिटल चला जाता है और वहीं हम याना को देखते हैं। याना अपने कार की चाबी ढूंढ रही होती है लेकिन उसे चाबी नहीं मिलती। अब याना को न चाहते हुए भी डार्सी के साथ आज रात उस घर में रहना पड़ता है। अब हम देखते हैं याना और डार्सी दोनों डिनर टेबल पर होते हैं। तो डार्सी उससे पूछती है कि तुम और टेड कब और कहाँ मिले। तो याना बताती है मैं एक मेडिकल फार्मा कंपनी में काम करती हूँ और जिसकी वजह से मेरा आना जाना टेड के हॉस्पिटल में था और हमारी दोस्ती हो गई। तो डार्सी उससे पूछती है जब टेड हॉस्पिटल में होता है तो क्या तुम यहाँ अकेले रहना पसंद करती हो। वो बोलती है बिल्कुल नहीं। और वही डार्सी उससे पूछती है कि सपोज करो तुम घर में अकेली हो और रात में कोई बाहर का दरवाजा खटखटाए तो क्या तुम अजनबी के लिए दरवाजा खोल दोगी। याना बोलती है क्या तुम्हें मैं ऐसी बेवकूफ लगती हूँ। तो डार्सी बोलती है कि वही बात तो मैं भी बोल रही हूँ कि क्या मेरी बहन धानी इतनी बेवकूफ रही होगी कि रात के समय किसी अजनबी के लिए उसने दरवाजा खोल दिया और बाद में उसी ने उसका मर्डर कर दिया। ये बातें बिल्कुल ही समझ से परे हैं। और वो ये भी बताती है कि मुझे पता है ओनिल ने मेरी बहन को नहीं मारा। और अब सीन शिफ्ट होता है और पास में चला जाता है उस रात जब धानी घर पे अकेली थी। हम देखते हैं ओनिल उसको बताता है ठीक है तुम सतर्क रहना, मैं शहर जा रहा हूँ पुलिस की हेल्प लाने के लिए। और ओनिल एक कहकर वहाँ से चला जाता है। अब धानी अपने टूल बॉक्स से एक हैमर निकालती है और टार्च लेकर घर में इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी उसे याद आता है कि उसने तो मेन गेट के पास एक कैमरा सेटअप कर रखा है जो ऑटोमेटिकली ही फोटो क्लिक कर रहा था। कैमरे में रिकॉर्डिंग को चेक करती है तो देखती है मास्क पहने एक आदमी सचमुच उसके घर के अंदर घुसा था, यानी कि ओनिल जो बातें कह रहा था वो सही थी। धानी डर जाती है लेकिन तभी वो मास्क पहने आदमी आता है और उसी के हैमर से उसका मर्डर कर देता है। ये वही मास्क वाला आदमी है जिसको डार्सी ने अपने विजन में भी देखा था। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है। तो याना डार्सी से पूछती है कि अगर तुम्हारी बहन को
ओनिल ने नहीं मारा तो किसने मारा? तो डार्सी बताती है उसका नाम इवान है और वो टेड के ही हॉस्पिटल में काम करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं टेड और इवान दोनों चेस खेल रहे होते हैं। तभी बातों बातों में इवान बोलता है कि उसने एक बार डार्सी को देखा था और उसको देखकर वो डर गया। उसे लगा कि जैसे उसके सामने धानी ही खड़ी है, क्योंकि डार्सी और धानी जुड़वा बहनें थी तो उनकी शक्लें भी आपस में कुछ मिलती जुलती थी। वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे, तभी टेड को याना का कॉल आता है और उसको बताती है कि मेरे कार की चाबी नहीं मिली और जिस वजह से मुझे यहाँ रुकना पड़ा। वो ये भी बताती है कि डार्सी कुछ अजीब सी बातें कर रही थी। उसके पास एक आर्टिफिशियल आंख है जिसको छूकर उसने पता लगाया कि धानी का मर्डर ओनिल ने नहीं किया था, जबकि इवान ने किया था। टेड को ये बातें अजीब लगती हैं, लेकिन वो याना को बोलता है कि कोई बात नहीं, शायद उसे दौरा पड़ा होगा, कल मैं उससे बात करूंगा ताकि मैं उसे अपने हॉस्पिटल में लाकर उसका इलाज करा सकूं। और जब टेड उससे पूछता है कि अभी डार्सी क्या कर रही है, तो बताती है डार्सी अभी सो रही है। याना कॉल को डिस्कनेक्ट करती है और फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा होकर वो नीचे डार्सी को देख रही थी और तभी उसकी नजर उस लकड़ी के पुतले पे जाती है। उसको देखकर वो डर जाती है क्योंकि पुतले का मुंह ऊपर की तरफ हो गया था और डरने की वजह से उसके हाथ से उसका मोबाइल छूट जाता है जो नीचे गिरकर टूट जाता है। याना डर कर पीछे हट जाती है। जब वो दोबारा देखती है तो देखती है लकड़ी का पुतला सीधा बैठा हुआ था। तो याना को लगता है कि हो सकता है वो इसकी गलतफहमी हो। अब याना डरते हुए नीचे जाती है और उस लकड़ी के पुतले को देखती है। वो देखती है उसके सर में 5 छेद होते हैं। जब याना होल में ध्यान से देखती है तो देखती है उसके अंदर कुछ सामान रखा था। अब वो एक एक करके सारे सामान को बाहर निकालती है तो देखती है उसके अंदर डार्सी और धानी के फोटो होते हैं और एक होल में उनके बाल होते हैं और आखिरी होल में वो देखती है कि एक शीशे के ट्यूब में कुछ ब्लड होता है। और तभी हम देखते हैं डार्सी की नींद खुल जाती है और वो ये सब करते हुए याना को देखती है। वो गुस्से में आ जाती है और तेज आवाज में याना को बोलती है कि जो भी सामान जहाँ था उसको वापस वैसे ही रख दे। और याना डर से सेम वही करती है, उन सारे सामान को वापस उन होल में डाल देती है। अब याना अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और दूसरी तरफ हम डार्सी को देखते हैं जो उस टेबल पे बैठी है जहाँ वो लकड़ी का पुतला रखा था और ठीक उसके जैसे ही हाथ फैलाकर उसी पोजीशन में आ जाती है। याना अपने बिस्तर में लेटी होती है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो धानी का कैमरा उठाती है और उनके पुराने फोटोग्राफ को देखने लगती है। तभी एकाएक याना को धानी के कैमरे के अंदर धानी की आत्मा दिखती है। वो डर कर कैमरे को दूर फेंक देती है। जब मुड़कर देखती है उसके कमरे के दूसरी तरफ वहाँ धानी की आत्मा खड़ी होती है। उसे देखकर वो डर जाती है। वो भागकर नीचे डाइनिंग एरिया में आती है जहाँ वो देखती है कि डार्सी सो रही होती है। वो डार्सी को जगाने की कोशिश करती है लेकिन डार्सी नहीं जगती। तभी याना को उस लकड़ी के बॉक्स से किसी के रोने की आवाज आती है। जब वो बॉक्स को डरते हुए खोलती है तो देखती है उसके कार की चाबी उस बॉक्स में थी। वो चाबी को लेती है और अपने कार से वहाँ से निकल जाती है। और इधर हम देखते हैं कि उस घर की लाइट चली जाती है, पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है और तभी वहाँ टेड आ जाता है। अब टेड घर के अंदर जाता है और एक लालटेन जलाता है और डार्सी को ढूंढता हुआ फर्स्ट फ्लोर पे जाता है तो देखता है डार्सी वहाँ बैठकर रो रही थी और उसके बगल में ही टेड की वो एंगेजमेंट रिंग भी होती है। तो टेड डार्सी से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? तो डार्सी बोलती है कि मेरी बहन को मारने वाला कोई और नहीं, तुम्हारे हॉस्पिटल में काम करने वाला इवान है। तो टेड उसको बोलता है लेकिन इवान तुम्हारी बहन को क्यों मारेगा? वो तो उसको जानता भी नहीं। तो डार्सी बोलती है क्योंकि तुमने कहा था इवान को आज धानी घर पर अकेली है और वो जाए और उसका मर्डर कर दे। डार्सी की बातें सुनकर टेड के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो सोच भी नहीं सकता था जो मर्डर प्लान उसने इतना सीक्रेटली बनाया था उसे डार्सी इतनी आसानी से जान जाएगी। और सीन पास्ट में चला जाता है और हम देखते हैं टेड इवान से बोलता है कि अब वो धानी से प्यार नहीं करता और इसलिए वो धानी को खत्म कर दे। दोनों की ये बातें ओनिल ने सुन ली थी तो ओनिल सचमुच धानी को बचाने के लिए उस रात वहाँ आया था। और डार्सी बोलती है मैं चाहती तो तुम्हें खत्म कर देती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी हर प्यारी चीज तुमसे दूर हो जाए और तुम तड़पो, जैसे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी नौकरी और ये तुम्हारा घर भी। तो टेड मौके को संभालने के लिए डार्सी से बोलता है कि तुम्हारी गलतफहमी है और मैं तुम्हारी बात उस इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर से करा दूंगा जिसने इस केस को हैंडल किया था और उसने ही बोला था कि ओनिल ही तुम्हारी बहन का कातिल था। टेड बहुत चालाकी से डार्सी के सामने की फ्लोर की लकड़ी निकाल देता है और जिसके सामने एक होल होता है। होल सीधा नीचे जाकर ग्राउंड फ्लोर से टकराता है और अपना फोन वहीं पे रख देता है और डार्सी से बोलता है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उस ऑफिसर का नंबर नहीं है। मैं वहाँ से ऑफिसर से कॉल करवाऊंगा, लेकिन तुम फोन जरूर पिक करना, क्योंकि टेड जानता था जैसे ही डार्सी फोन पिक करने के लिए आगे बढ़ेगी उस होल में गिरकर मारी जाएगी। अब टेड अपने हॉस्पिटल जाता है और अपने लैंडलाइन से अपने ही मोबाइल पे कॉल करता है। जैसे ही रिंग बजती है डार्सी उठती है फोन पिक करने के लिए और उस होल में गिर जाती है। अब टेड
टेड इवान से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने धानी मर्डर केस को किसी के साथ डिस्कस किया था। वो बोलता है बिल्कुल नहीं। तो टेड उसको बोलता है कि उसकी बहन को हमारे बारे में पता चल गया था और मैंने उसको मारने का प्लान बनाया है। तुम्हें जाकर बस कंफर्म करना है वो मरी या नहीं। अगर वो जिंदा हो तो तुम्हें उसे मारना होगा। अब इवान उसके घर पहुंचता है। जब इवान घर के अंदर जाता है तो उसे वही लकड़ी का पुतला मिलता है और हम देखते हैं अब उस पुतले का सिर ऊपर उठ चुका था। इवान जब आगे बढ़ता है तो देखता है डार्सी नीचे गिरी हुई थी और बुरी तरह से घायल थी। इवान उसके पास जाता है और बोलता है तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। लेकिन तभी हम डार्सी को देखते हैं। वो अपना एक हाथ उठाती है, अपनी सारी अंगुलियों को इकट्ठा करके अपने सीने पे रखती है और बोलती है कि हम लोग कनेक्टेड हैं। और जैसे ही डार्सी ये बोलती है हम देखते हैं उस लकड़ी के पुतले में कुछ हलचल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि डार्सी ने उस पुतले पर कुछ काला जादू किया था और इसीलिए उसको लेकर आज टेड के घर पर आई थी। अब जैसे ही इवान फर्स्ट फ्लोर से नीचे आता है तो देखता है वो स्टैचू अपने आप खड़ा हो गया था और उसके सामने आ गया था। उसको देखकर वो भागता है। तभी स्टैचू इवान पर हमला कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं इवान हॉस्पिटल में होता है और उसके दोनों हाथों में हथकड़ियां होती हैं। अब इवान समझ जाता है कि टेड उसको छोड़ेगा नहीं, वो उसको भी मार देगा। तो इवान टेड से बोलता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, अपने गुनाह कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन कहीं भी मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। लेकिन फिर भी टेड ये रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो अपने ही हॉस्पिटल के एक खूंखार मरीज को इवान के कमरे में छोड़ देता है और हम देखते हैं वो उसे जिंदा ही खाने लगता है। और इधर टेड को याना का वॉइस मेल मिलता है। वो उसको बोलती है कि उसने टेड से ब्रेकअप कर लिया है और दोबारा वो कभी उसको कॉल ना करे। अब जब टेड अपने घर पहुंचता है तो देखता है घर के बाहर दरवाजे पे एक कोरियर बॉक्स रखा होता है। जब वो पार्सल को खोलता है तो देखता है उसमें वही कॉल बेल थी जिसे हमने मूवी के शुरुआत में डार्सी के पास देखा था और डार्सी ने उसकी कहानी भी उसे सुनाई थी कि जो भी इस बेल को बजाता है तो उसके अंदर रहने वाला घोष उसके पास आ जाता है और उसे खत्म कर देता है। जैसा कि हमने मूवी के शुरू से ही देखा कि टेड को इन सब बातों पे भरोसा नहीं होता, तो टेड बेल को ट्राई करने के लिए उसको बजा देता है और थोड़ी देर आसपास नजर घुमाकर देखता भी है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। तो उसे लगता है कि ये सब बकवास थी। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं उस बेल बॉय का घोष टेड के बगल में खड़ा होता है और जैसा कि डार्सी ने बताया था कि जो भी उस बेल को बजाता है वो मारा जाता है, यानी कि अब टेड भी मारा जाएगा। तो डार्सी ने अपनी बहन का मौत का बदला लेने के लिए पूरा प्लान बनाया था। अगर प्लान ए नहीं सक्सेस हुआ तो प्लान बी था ए बेल, क्योंकि उसे पता था टेड इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता है और वो बेल को जरूर बजाएगा। और यही होता है फ्रेंड्स, टेड बेल को बजाता है और मारा जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।